तीनों विज्ञानों से आपको मिला करके दिया जाएगा। तो सबसे पहले ही हम मान करके चलते हैं कि देखिए छोटी छोटी सी बातें ही आपके सिलेबस में ज़्यादातर पूछी जाने वाली हैं और बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक से शुरुआत करने का मतलब यह है कि जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पर सबसे पहले तो विज्ञान की, एक सिंपल सी भाषा में सबसे पहले ये समझ लें कि विज्ञान क्या होता है। तो आपने गाँव में ऐसा सुना होगा कि ज्ञान ही विज्ञान है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? सुसंगठित। कैसा होना चाहिए? सुसंगठित होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। तीन शब्द आपको याद रखने हैं। विज्ञान की परिभाषा जनरली पूछेगा तो तीन शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से? देखिए हमारे जो है हमारी जो भौतिक स्थितियां हैं उसमें जो भी घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं के लिए तीन शब्द याद रखना है, ठीक ना। तो एक शब्द यहाँ पर सुसंगठित, सुसंगठित, उसके बाद होता है व्यवस्थित या सुव्यवस्थित, लिख देता हूं, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और जैसे कि इसकी अंग्रेजी होती है क्या? साइंस, SCIENCE। पूछा जाता है साइंस किस भाषा का शब्द है, ठीक ना। साइंस किस भाषा का शब्द है तो बताना होगा यह लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, ठीक है। और लैटिन भाषा में इसे क्या नाम, चलो अच्छा याद रखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द होता है आपका साइंस यानी विज्ञान। तो विज्ञान एक सिंपल सी भाषा है, कोई भी चीज हो तो वहां पर क्या होना चाहिए? सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कह देते हैं? विज्ञान कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है, क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान एक सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है। सिंपल सी परिभाषा भौतिक विज्ञान में क्या याद रखनी है कि जो इस धरती पर जो द्रव्य है, अर्थात द्रव्य का मतलब ये समझो कि जो पदार्थ है, पदार्थ कहें या द्रव्य कहें बात एक है, ठीक है ना। पदार्थ या द्रव्य और जो ऊर्जा होती है उसके बीच की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? यहाँ पर क्या होती है, क्या प्रदर्शित करता है? भौतिक विज्ञान होता है। तो भौतिक क्या होती है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पदार्थों और ऊर्जा के बीच की भौतिक क्रियाएं, के बीच की भौतिक क्रियाएं ही, ठीक है, भौतिक विज्ञान कहलाती हैं। भौतिक विज्ञान, एक लोग इंक ला लो भैया ऊपर से, आदित्य इंक। पदार्थ और ऊर्जा के बीच की जो भौतिक क्रियाएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं आपकी? तो भौतिक विज्ञान कहलाती है, सिंपल सी बात में। अब याद रखना है कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है भैया। भौतिक विज्ञान का यहाँ पर मैंने लिखा पदार्थ, किताबों में लिखा हुआ मिलेगा द्रव्य, यानी कि द्रव्य और पदार्थ एक चीज है। अब बात समझ में आनी चाहिए पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? पदार्थ ऐसा समझो कि दुनिया की हर वह चीज जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो, हर वह चीज जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो वह चीज क्या होती है? पदार्थ होती है। आपके आसपास जो कुछ भी है एक चीज को छोड़ करके वो सभी के सभी पदार्थ हैं। क्या छोड़ करके? प्रकाश। प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है, इस बात को आप नोट करें, ठीक ना। कि प्रकाश यहाँ पर जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा भी एक क्या नहीं है? पदार्थ नहीं है। ऊर्जा भी एक पदार्थ नहीं है, यानी एक द्रव्य नहीं है। बाकी चीजें हमारी आत्मा जो होती है, हमारे शरीर की आत्मा जो होती है वो भी क्या नहीं होती है? पदार्थ नहीं है। ऊर्जा भी पदार्थ नहीं है। दो चीजें मैंने बता दिया पदार्थ नहीं है। बाकी दुनिया में जिसका तुम नाम लेना चाहो ले सकते हो और वो सब हमारा आंसर होगा पदार्थ, 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 ठीक है। तो यानी कि द्रव्य, पदार्थ और ऊर्जा के बीच की जो भौतिक क्रियाएं होती हैं उन्हें हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके जो जनक है वो आइजैक न्यूटन है। कौन है? आइजैक न्यूटन, ठीक है। अब बात आती है कि भाई आइजैक न्यूटन के बारे में बता दूं कि आइजैक न्यूटन ने फिजिक्स के लिए कितना काम किया, इस चीज को आप समझें। अगर हम बात कर लें थोड़ी देर के लिए न्यूटन के द्वारा लिखी गई दो किताब, इसके द्वारा लिखी गई दो किताबों का नाम क्या है? तो किताब एक का नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है? एक का नाम है प्रिंसिपिया, ठीक है।
प्रिंसिपिया। दूसरी किताब का नाम क्या है इनकी? तो दूसरी किताब का नाम होता है, तो थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा इनका है, लेकिन आप यहाँ समझे कि आइजैक न्यूटन प्रिंसिपिया, ठीक ना। लेकिन दूसरी किताब का नाम अगर हम क्या है तो आपको बता देना होगा ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का हिंदी में होता है प्रकाश की। क्या होता है? प्रकाश की, ठीक है। ऑप्टिक्स में क्या है, जो प्रकाश का जितना भी अध्ययन किया जाता है या जो भी अध्ययन मिलता है हमको पढ़ने के बारे में आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है, वो सब ऑप्टिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो सभी किस में लिखी गई है? ऑप्टिक्स में। अब आइजैक न्यूटन के ने क्या क्या चीजें दी हैं? बल की परिभाषा दिया है तो किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। गति के तीनों नियम दिए हैं तो किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। हम आकलन पढ़ते हुए आए हैं, आकलन यानी कैलकुलस, ठीक ना, आकलन पढ़ते हुए आए हैं, वो किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है, ठीक है। अगर आपने द्विपद प्रमेय पढ़ा होगा, द्विपद प्रमेय पढ़ा होगा, किसने दिया? न्यूटन ने दिया। तो न्यूटन ने के द्वारा क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो अभी हम इसके बारे में एक एक करके लिखेंगे कि और क्या दे दिया है। आपने देखा होगा कि प्रकाश के जो 7 रंग है ना, प्रकाश के जो क्या है, प्रकाश में जो 7 रंग विद्यमान है, ये किसने बताया कि प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, ये किसने बताया? तो आप किसने बताया? अगर हम इसकी चर्चा करें तो आइजैक न्यूटन के द्वारा क्या क्या बातें बोली गई हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो बल की परिभाषा। बल की परिभाषा, अगर वो भौतिक विज्ञान का जनक है तो उसने किया भी बहुत कुछ है, इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। बल की परिभाषा, गति का नियम, गति का नियम इसने दिया है। और क्या दिया है? तो इन्होंने अवकलन दिया है, जो हम इंटर में पढ़े हैं, अवकलन, ठीक है, अवकलन। और इसके बाद आ जाता है, अवकलन के बाद प्रकाश में 7 रंगों के बारे में, प्रकाश के 7 रंगों के बारे में, ठीक है। रेड पर देखो, चलो प्रकाश में देखो, दिखाई दे रहा है कुछ इसमें प्रकाश, प्रकाश में जो 7 प्रकाश में, या सूर्य के प्रकाश में लिख सकता हूँ, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग, एक यहीं से ला लीजिए, एक यहाँ से, नहीं चलेगी, एक ही है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे आइजैक न्यूटन के द्वारा लिखी गई किताब, 2 किताबों का नाम याद रखना है, एक प्रिंसिपिया, दूसरा ऑप्टिक्स है। और इन्होंने क्या क्या चीजें दे दी हैं, तो हमारे फिजिक्स को क्या क्या इन्होंने दिया है, तो बल की परिभाषा, गति का नियम, अवकलन दिया है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ये बात किसने बताई? तो इन्होंने बताया है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या किया? द्विपद प्रमेय दिया है, द्विपद प्रमेय भी इन्होंने ही दिया है, ठीक है ना, द्विपद प्रमेय, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पर आइजैक न्यूटन के द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है ना। तो आप ये आइजैक न्यूटन के बारे में इतनी बातें समझ गए होंगे। आगे आते हैं, अब इसके बाद जो पढ़ेंगे ना, जो चैप्टर वाइज चीजें होंगी, तो वो तो आइजैक न्यूटन के बारे में था। अब जो शुरुआत करेंगे चैप्टर वाइज, वो शुरुआत करेंगे मापन से, ठीक है। शुरुआत करेंगे कहाँ से? मापन से शुरुआत करेंगे। और ठीक है, आप यहाँ पर देखें कि सबसे पहली चीज की मापन होता क्या है। पहले चीज तो समझना है मापना क्या है। तो मापना का मतलब क्या होता है कि नापना, क्या होता है? नापना। तो यहाँ पर ये ऐसे लिखेंगे, किसी राशि को नापना ही मापन कहलाता है। आप समझ में आएगा कि सर राशि क्या है, तो राशि की चर्चा भी करेंगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि जो माप तौल है उसका जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है वो कहाँ है, तो माप तौल का यहाँ पर लिखेंगे, माप तौल का
अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेवेरस में है, ठीक ना। कहाँ पर है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेवेरस। सेवेरस कहाँ पर है? तो आप बता देना पेरिस में है। अगर ये कह दिया पेरिस में कहाँ पर है तो बता पेरिस कहाँ है? तो पेरिस है फ्रांस में, ठीक ना। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो मापतौल अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो सेवेरस में होता है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय के लिए हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम कह दें कि जो मापन करने के लिए मापन का अध्ययन क्या कहलाता है, या मापतौल का अध्ययन क्या कहलाता है? मापतौल का अध्ययन, मापतौल का अध्ययन क्या कहलाता है? मापतौल का अध्ययन तो कहलाता है मेट्रोलॉजी। याद रहेगा आपको, क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी, ठीक ना। मापतौल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मापतौल का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? आपको मेट्रोलॉजी कहलाता है। अभी मापन आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। मापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखेंगे मापने के लिए, किसी चीज़ को मापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। दो चीज़ कौन कौन से होते हैं? ठीक है। तो एक होता है आंकिक मान। क्या होता है यहाँ पर? आंकिक मान, ठीक है। आंकिक मान होता है। और दूसरा जो होता है उसे क्या कहते हैं? आंकिक मान के अलावा, ठीक है, एक तो आपका आंकिक मान हो जाता है और दूसरी चीज यहाँ पर होती है भैया, होता है ना मात्रक। क्या होता है? तो मात्रक होता है। क्या लिख देंगे यहाँ पर? मात्रक। तो आंकिक मान होता है और उसका मात्रक होता है, तो उस राशि को माप सकते हैं, ठीक है ना। उस राशि को माप सकते हैं। मापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक ना। और एक तो मात्रक भी होना चाहिए और उसका आंकिक मान होना चाहिए, ठीक है। तो उस राशि को हम माप सकते हैं, ठीक है। और ये देखो कि अगर हम ये कहते हैं कि राशि के बारे में, सबसे पहली चीज राशि क्या होती है? राशि क्या है? तो या भौतिक राशि लिख दो, यहाँ पर लिख देता हूँ भौतिक राशि, ठीक है। तो भौतिक राशि ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे आप भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, ठीक है ना। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो ये कह सकते हो कि भौतिक राशियाँ वह वस्तुएं या वह वस्तुएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, वह वस्तुएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं या तौल सकते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक ना। और एग्जाम्पल से आप समझेंगे इसे, भौतिक राशियों को। या लिखेंगे यहाँ पर वह चीज़ें जिन्हें हम नाप माप तौल सकते हैं, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि दुनिया में वह हर चीज़ जो है जिसे आप क्या कर सकते हो, वो ऐसी चीज़ जिन्हें हम माप तोल सकते हैं, वो भौतिक राशि कहलाती हैं। जैसे आप किसका माप कर सकते हो? द्रव्यमान मापा जा सकता है, किसी चीज़ का द्रव्यमान माप सकते हो, भार माप सकते हो, ठीक ना, लंबाई माप सकते हो, ऐसे डॉट बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, वो भौतिक राशियाँ होती हैं। जिन्हें हम माप सकते हैं वो भौतिक राशियाँ होती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशियाँ क्या हैं। अगर मैं कह दूं कि मन को मापा जा सकता है क्या? नहीं। तो क्या नहीं मापा जा सकता? क्या भौतिक राशि हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक ना। अगर मैं कह दूं कि किसी का दिमाग कितना खराब है, ठीक है, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा ही होगा विकृति। विकृति की कोई जो है मात्रक नहीं है, हालांकि विकृति एक राशि है, लेकिन उस राशि का कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा समझें। या जैसे कि मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि जिसका माप तोल क्या, वही जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, किसी का दिमाग कितना खराब है, ठीक ना, क्या मशीन लगाने की बता सकती है 10%, 20%, 10%, 50% कितना खराब है, ठीक ना। तो उसके बारे में उसको हम माप नहीं सकते, इसलिए हमारा दिमाग की भौतिक राशि नहीं है, ठीक है।
तो ये बात यहाँ पर आप समझ गए होंगे भौतिक राशियाँ क्या हैं। आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि मात्रक क्या है। जैसे कि यहीं पर कह सकते हो कि भौतिक राशियों को मापने के लिए मैंने भी लिख दिया यहाँ पर दो चीज़ों को सकता हूँ, एक आंकिक मान और एक मात्रक की। तो ये समझते हैं कि मात्रक क्या है, ये समझना आपकी मात्रक क्या है। तो मात्रक सिंपल वे में आप बता सकते हो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहा जाता है। तो मात्रक क्या होता है, राशियों को व्यक्त करने के लिए ठीक है, राशियों को व्यक्त करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है या भौतिक राशियों को जिसमें हम व्यक्त करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, होती है उसे मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगर मात्रक में, ठीक है, मात्रक में देखें तो आप ये समझ लीजिए कि इसे दो भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में। एक भाग होता है जिसे कहते हैं मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। एक मूल मात्रक होता है और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है, करेक्ट, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो 7 है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। तो ये भी यहाँ पर मूल मात्रक समझेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो राशियाँ भी दो प्रकार से होती हैं, ठीक ना। राशियाँ भी कितनी होती हैं, तो राशियाँ भी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि राशियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक राशि होती है जिसे कहते हैं मूल राशि, और दूसरा यहाँ पर होता है मूल मात्रक, व्युत्पन्न, क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। हाँ भाई ध्यान रखो थोड़ा सा, अभी सदिश राशि अदिश राशि भी आगे आएगी, ठीक है ना। यानी कि जो राशियाँ हैं, ठीक है ना, अभी जो है ये समझेंगे कि सदिश और अदिश भी आती है, लेकिन यहाँ पर पहले मूल राशियाँ भी समझनी है आपको, ठीक ना, क्योंकि जो मूल मात्रक होते हैं मूल राशियों के ही होते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए, उसको भी पढ़ेंगे अलग से। तो मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो मूल राशियाँ यहाँ पर लिख देता हूँ 7 और उसके मूल मात्रक। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मूल राशि कौन कौन सी होती हैं, और उसके जो मूल राशि है उसके क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। तो मूल राशियों में एक आता है जिसे कहते हैं ताप, ठीक है, एक हो जाएगा ताप, उसके बाद हो जाएगा समय के बाद होगा आपका वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता हो जाएगी, ज्योति तीव्रता, और 2 3 4 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, बिल्कुल अगला आ जाएगा 5वां लंबाई, और छठा हो जाएगा आपका द्रव्यमान हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चे क्या रहा है। एक ताप हो गया, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो केल्विन। समय की बात करें तो सेकंड। वैद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर। ज्योति तीव्रता की बात करें तो यहाँ पर कैंडला। लंबाई का क्या हो जाएगा, तो मीटर, और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक और बच रहा है, 7वां पदार्थ की मात्रा बच रही है। क्या बच रहा है, पदार्थ की मात्रा, ठीक ना, जिसका क्या हो जाएगा, मूल। तो ये 7 मूल राशियां हैं और इसके 7 मूल मात्रक हैं, और इन्हीं के
सहायता से व्युत्पन्न राशियां भी आती हैं और व्युत्पन्न मात्रक भी निकल करके आते हैं। तो इनको भी आप बेझिझक अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है। तो ये बातें याद रखें। इसके बाद राशियों को अन्य और दो भागों में बांट करके पढ़ा गया है। एक होता है जिसे कहते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। यहाँ से तो एक सवाल 100% आना है, ठीक है, आपकी अग्निवीर की परीक्षा में, ये आप मान के चलो, ठीक है ना। तो हम उसको विथ ट्रिक से आपको समझा देते हैं। विथ ट्रिक उसे समझा रहा है, समझना क्या होता है। तो समझो, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। तो यहाँ पर समझते हैं सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है भैया। तो समझना आप, अगर यहाँ पर सबसे पहली चीज की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा में इतना याद रखिए कि इसमें क्या होता है, इसमें दिशा तो होती है, इसमें दिशा होती है, परंतु अब दिशा भी होती है और क्या होता है, परिमाण भी होता है, दोनों होता है इसमें। ऐसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, सदिश राशियां। सा का मतलब सहित, और ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और अदिश राशि, अदिश राशि की परिभाषा क्या लिख सकते हो, अदिश राशि की परिभाषा क्या लिखोगे, ऐसी राशियां जिनमें क्या नहीं हो, जिनमें तो दिशा नहीं होगी लेकिन क्या होगा, परिमाण इसमें होगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, आपकी अदिश राशि। अदिश राशि याद करने के लिए एक यहाँ पर मैं ट्रिक लिख रहा हूँ। ट्रिक ये है, ट्रिक आपको यह लिखना है, उसका दाल एमएससी के घर से आता है। एमएससी मतलब आप समझते हो, एजुकेशन वाली एमएससी याद रख लो। तो ट्रिक यहाँ पर है, उसका दाल, उसका दाल एमएससी से, एमएससी के घर से आता है, एमएससी के घर से, एमएससी के घर से आता है, ठीक ना। एमएससी का घर, ऊ से क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा, ऊर्जा एक प्रकार की क्या अदिश राशि है। सा से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो सा से लिखेंगे समय, का से हो जाएगा कार्य, एक शब्द हो चुका। दूसरा क्या होता है, दा से हो जाएगा दाब, ला से हो जाएगा लंबाई, दूसरे शब्द की बात हो गई। तीसरे में क्या हो जाएगा, यम से होता है मास, मास मीन्स होता है द्रव्यमान, ठीक है। सा से क्या हो जाएगा यहाँ पर, और देखिए ये यश से हो जाता है, वैसे यश से हो जाएगा आपका स्पीड, क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा चाल, ठीक ना। और सी से हो जाएगा, सी से यहाँ पर आप लिख सकते हो, या ऐसे अभी साइलेंट करके रखो, ठीक है, क्योंकि ये साइलेंट रख देते हैं सी। और रा भी यहाँ पर, ये घा से हो जाएगा घनत्व, यहाँ पर लिख लो, घा से हो जाएगा घनत्व, ठीक है ना। रा भी साइलेंट रहेगा, ठीक है। और आ से लिख लीजिए, आ से लिख लीजिए यहाँ पर आयतन, आयतन लिख लीजिए। और ता से ताप लिख लीजिए, ठीक है, ताप। तो ये यहाँ पर अगर मोटे मोटे तौर पर आप ये ट्रिक याद रख के जाते हैं, ठीक ना, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में, ठीक है ना। कि बस एक दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी के घर से आता है, उसका दाल एमएससी के घर से आता है, ठीक है ना। तो एक बार और देख लेते हैं। ऊर्जा है, समय है, कार्य है, दाब है, लंबाई है, मास यानी द्रव्यमान हो जाएगा, स्पीड, स्पीड मतलब हो जाएगा यहाँ पर चाल हो जाएगी, ठीक है। और ये दोनों आप यहाँ पर तीन शब्द साइलेंट मान करके चलें। गा से घनत्व हो जाएगा, आ से आयतन हो जाएगा, ता से ताप हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक ट्रिक याद रखें, बाकी इसकी परिभाषा आप याद रखें। इसके अलावा लगभग जो छोड़ दोगे आप, ठीक है, वो आपका सदिश राशि में आ जाएगा। तो एक आप याद रख लीजिए, दूसरा आप यहाँ पर जो आएगा एलिमिनेट करके आप उसका आंसर दे लेना, ठीक है। जैसे कि चलो एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत धारा दो अलग अलग बातें होती हैं। अगर इसी में कुछ और बातें भी लिख देता हूँ कि जो वैद्युत धारा है ना, वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा क्या होता है आपका अदिश राशि है, लेकिन इसमें आता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जो होता है इसमें आता है, लेकिन वैद्युत धारा इसमें आता है।
तो बस ठीक है। इसके आगे ये देखते हैं ना कि जो है मात्रक की जो पद्धतियां हैं वो कितनी हैं, ठीक ना, मात्रक की पद्धतियां, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, या पूरा मैं मिटा देता हूँ, मात्रक की पद्धतियां कितनी है, तो 4, ठीक है। यहाँ पर एडिट डाल देंगे, मात्रक की पद्धति, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है। आप जानते हो पहले क्या होती है, एमकेएस पद्धति होती है, एमकेएस पद्धति होती है। दूसरी होती है एफपीएस पद्धति होती है, एफपीएस पद्धति होती है। और तीसरी होती है आपकी, ठीक है, यहाँ पर एक एसआई पद्धति होती है, ठीक है। और 3 हो गई। चौथी क्या होती है, सीजीएस पद्धति, ठीक है ना। तो सीजीएस पद्धति में, और इनमें क्या क्या होता है, देखिए एमकेएस पद्धति में अगर हम बात करें तो जो लंबाई होती है, मैं कुछ राशियां लिख देता हूँ ऊपर, लंबाई हो गई, ठीक ना। और लंबाई के बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद समय। अगर मैं बात करूं कि एमकेएस पद्धति में लंबाई को क्या कहा जाता है, तो इसमें क्या देते हैं, क्या इसमें कहा जाता है मीटर में, किसमें, लंबाई को मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, ठीक ना, किलोग्राम में। और समय को सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति, ठीक है, एफपीएस पद्धति में क्या हो जाता है, जो फुट में मापा जाता है लंबाई को, और पौंड में, यानी कि किसमें, पौंड में। जैसे ब्रिटेन वगैरह अगर कोई व्यक्ति जाए तो उसे 1 किलो चीनी लेने के लिए फिर किलोग्राम में बात नहीं करनी होगी, किस रूप में, उसको पौंड में। हमको 1 किलो को मतलब 1 पौंड चीनी चाहिए, ठीक ना, तो पौंड का मतलब वहाँ पर उससे हो जाता है। और यहाँ पर समय तो सेकंड में ही रहेगा, क्लियर है। एसआई पद्धति क्या होती है, तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं एसआई पद्धति, ये सवाल पूछा गया है। एसआई पद्धति जो है वो एमकेएस पद्धति का उन्नत रूप है, एमकेएस पद्धति का उन्नत रूप है, ठीक ना, उन्नत रूप है। तो एसआई पद्धति में क्या होता है, एसआई पद्धति में पूरा क्या आ जाता है आपका, यही, इसमें लगभग एमकेएस पद्धति का मीटर हो जाता है, किलोग्राम हो जाता है, और क्या, सेकंड आ जाता है, ठीक ना। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में मापते हैं, और सेकंड को सेकंड ही रहेगा ये, ठीक ना। तो अगर ये कह दिया जाए कि सभी पद्धतियों के मात्रा कौन ऐसा होता है जो समान होता है, तो क्या हो जाता है, समय राशि है जिसके मात्रा जो है सभी पद्धतियों में समान होते हैं, और वो आपका सेकंड है, ठीक ना। तो सेकंड है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। ये सब अगर ये पूछ लिया जाए कहाँ पर ये है, जैसे कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो जैसे एफपीएस पद्धति है ना, तो ये होती है भैया ब्रिटेन में, कहाँ पर, तो ब्रिटेन में होती है। और ये आपकी पद्धति, ये वाली जो होती है एसआई पद्धति, तो पूरे विश्व में है ये, ठीक है, पूरे विश्व में यहाँ पर होता है। और एमकेएस पद्धति या सीजीएस पद्धति की बात करें, ठीक है, तो सीजीएस पद्धति जो होता है वो फ्रांस, ठीक है, ये बात याद रखिए। मतलब ये पद्धतियाँ, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है भैया, ये भी याद रखना है, इन पद्धतियों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक ना, यहाँ से सवाल बन जाता है। तो ये मात्रक की यहाँ पर पद्धतियाँ रही हैं, मात्रक की पद्धतियाँ रही हैं। आप भी मात्रक की पद्धतियों को याद रखें। बाकी अब हम जो चलते हैं आगे, यहाँ से जो सवाल आ जाता है, जैसे पहली चीज़ ये आ जाता है कि जो भाई किसी राशि को मापने के लिए कुछ उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो उन उपकरणों के नाम क्या क्या हैं, तो कुछ उपकरणों की चर्चा यहाँ पर करते हैं जल्दी से। बाकी आपको एक चीज़ यहाँ से और पता रहना चाहिए, देखो अब यहाँ पर याद कर लेते हैं, ठीक ना, राशियों को ज्ञात करने के लिए कुछ उपकरण,
कुछ उपकरणों में कौन कौन से उपकरण होता है। जैसे सवाल क्या क्या यहाँ से आ जाते हैं, जैसे कहते हैं कि बताओ ओडोमीटर, क्या ओडोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दूसरा होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। और एक होता ये हो जाता है, एक होता है मैनोमीटर, मैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कि मैनोमीटर के अलावा मैं पहले लिख रहा हूँ कितने कितने आपको लिखने हैं यहाँ पे, उसके बाद इसके बारे में बताता हूँ। मैनोमीटर हो जाता है, आपको पता होगा लैक्टोमीटर, ये आप सबको पता ही होता है लैक्टोमीटर। एक होता है लक्स मीटर, एक लक्स मीटर होता है। 6 हो गया। 7वां अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि फैदोमीटर, फैदोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है फैदोमीटर। एक होता है हाइड्रोमीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाइड्रोमीटर। और इसके बाद होता है आपका हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर। चलो इतने के बारे में लिखते हैं, फिर आगे और लिखेंगे, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या बताता है, ठीक ना। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर ये आपकी दोनों गाड़ियों में लगे होते हैं। तो स्पीडोमीटर जो है वो गति बताता है, गति को बताता है, गति को बताता है कि कितनी गति में आप चल रहे हैं। लेकिन ओडोमीटर क्या होता है, दूरी को बताता है। क्या बताता है, दूरी, दूरी ज्ञात की जाती है, दूरी ज्ञात करता है। भाई कि आपने देखा होगा कि हमने 10 किलोमीटर चल गए, 15 किलोमीटर चल गए, ये कैसे पता चलेगा। तो कौन सा मीटर बताता है आपका, ओडोमीटर। कौन सा बताता है, ओडो। लेकिन आप कितनी गति में चल रहे हो कौन बताता है, स्पीडोमीटर चल रहा बताता है। मैनोमीटर क्या होता है, तो मैनोमीटर देखो धरती पर अगर हम कहें कि आदमी खूब है, अगर हम कहें धरती पर आदमी खूब है तो धरती पर और क्या है, तो धरती पर वायु बहुत है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि मैनोमीटर क्या करता है, वायु की गति मापता है। क्या मापता है, तो आप बताना होगा यहाँ पर वायु, या मैनोमीटर जो होता है ना वायु, बिल्कुल कह रहे हो। ये क्या होता है, गैसों की, गैसों का दाब, गैसों का दाब क्या हो जाएगा, गैसों का दाब, ठीक है। गैसों का दाब मापती है। लैक्टोमीटर क्या करता है, तो दूध की शुद्धता को बताता है, दूध की शुद्धता को बताता है। लक्स मीटर क्या करता है, ये प्रकाश की चाल को बताता है। क्या बताता है ये प्रकाश की चाल को, प्रकाश की चाल को बताता है, ठीक है, याद रखना है। फैदोमीटर क्या करता है, तो समुद्र की गहराई को, समुद्र की गहराई को बताता है, ठीक है ना। और हाइड्रोमीटर क्या करता है, तो हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर दोनों में यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। हाइग्रो क्या करता है, तो ये है ना वायु की आर्द्रता मापता है, वायु की आर्द्रता। लेकिन अगर कह दिया जाए हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो हाइग्रोमीटर क्या करता है, जल का यहाँ पर क्या मापता है, घनत्व, जल का जो अपेक्षित घनत्व होता है, घनत्व, ठीक है। तो ये बातें आप यहाँ याद रखें कि वायु की आर्द्रता, जल की आर्द्रता इस प्रकार से ये सारी चीजें मापी जाती हैं। और बता दीजिए एक होता है स्टेथोस्कोप। क्या होता है, एक यहाँ पर होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या करता है, तो स्टेथोस्कोप याद रखना है आपको, ठीक है बिल्कुल। एक यहाँ पर और याद रख लो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो जैसे कि स्टेथोस्कोप को मतलब समझ लो कि जैसे मतलब आला, क्या होता है ये आला होता है, ठीक है। और स्टेथोस्कोप क्या करता है, स्टेथोस्कोप जो है वो हृदय की धड़कन को बताता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हृदय की धड़कन को बताता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफ तो ये हृदय की गति को मापता है, ये हृदय की गति को, सिस्मोग्राफ है वो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको साथ साथ, स्फिग्मोमैनोमीटर।
स्फिग्मोमैनोमीटर होता है वो हृदय की गति को बताता है, हृदय की गति, ठीक ना। ये स्फिग्मोमीटर हो जाता है। सिस्मोग्राफ क्या करता है आपका, तो सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है, तीव्रता को मापता है। भूकंप की जानकारी भूकंप आने से पहले कोई डिवाइस दे अभी तक बनी नहीं है, ठीक ना। भूकंप आने से पहले भूकंप की जानकारी कोई उपकरण दे ऐसा कोई उपकरण भी बना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन भूकंप की तीव्रता कितनी है ये बताने की क्षमता रखता है आपका सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो ये कुछ और भी बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो ये कुछ इसके उपकरण हुए, जैसे कुछ और उपकरण के नाम लिख देते हूँ। जैसे क्या क्या हो जाता है, 13वां 12 हो गया, 13वां याद कर सकते हैं आप क्या। जैसे मैं कह दूँ अमीटर क्या करता है, अमीटर क्या काम क्या होता है। अगर मैं कह दूँ कि बताओ कि एक होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है। 15वां अगर हम बात करें कि एक होता है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर इसका काम क्या होता है बताइए। तो ये क्या करता है, ये विभवांतर को मापता है, विभवांतर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये बताता है वैद्युत धारा यानी वैद्युत की उपस्थिति को बताता है, वैद्युत की उपस्थिति, मतलब किस वैद्युत उपस्थित है कि नहीं है, वैद्युत की उपस्थिति को बताता है। देखो अगर मैं बताऊं सही से तो जो अमीटर और गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक ना। अगर गैल्वेनोमीटर है तो दो काम करेगा वो, ठीक है। दो काम क्या क्या, वैद्युत धारा उपस्थित है कि नहीं, मतलब उसकी कितनी वैद्युत धारा उसमें है, ठीक है, ये मात्रा उसका परिमाण बता देता है, और उसमें धारा है नहीं ये भी बता देता है। लेकिन अगर हम बात करें तो अमीटर क्या करता है, वैद्युत धारा को ही सिर्फ मापता है, वैद्युत धारा को मापता है। लेकिन यहाँ पर वैद्युत धारा की उपस्थिति और कितनी वैद्युत धारा है उसका परिमाण कितना है वो भी बता देता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आप इस तरीके से याद करें। और बताओ कुछ और भी यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या हो जाता है जो आने की संभावना हो। जैसे एक होता है जिसे कहते हैं हम आपको पता होगा एनीमोमीटर, एनीमोमीटर होता है, किस लिए होता है बताओ। चलो आप इतना याद रखो, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली चीज पे, कुछ और जैसे कि मात्रक की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। कुछ मात्रक और मात्रक की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। समझना यहाँ पर, जैसे मैं आपसे कह दूँ कि जो कैरेट होता है, कैरेट, आपसे यहाँ से सवाल खूब पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ से आप समझ लो कि मात्रक से आपको कितना, कम से कम 1 से 2 प्रश्न मिलने वाले हैं, ये निश्चित जान लीजिए आप, ठीक ना। फिजिक्स के इसी मापन से 1 से 2 सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैरेट क्या है, बताओ कैरेट से क्या होता है। तो कैरेट से सोने की शुद्धता मापी जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता। अब वो स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है। सोने की शुद्धता को मापता है, शुद्धता को मापता है, सोने की शुद्धता को मापता है। ये बातें याद रखना है, ठीक ना। कैरेट की बात कर ले। अगर हम बात करें कि यहाँ पर बैरल को क्या मापता है, बैरल, तो बैरल मापता है पदार्थ की शुद्धता, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को बताता है, ठीक ना। या एक बैरल बराबर क्या होता है ये भी याद रख सकते हो आप, कितना लीटर होता है एक बैरल बराबर। तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। या पेट्रोलियम को इसमें पेट्रोलियम को मापा जाता है,
इसमें पेट्रोलियम को मापा जाता है। पेट्रोलियम को मापा जाता है। पेट्रोलियम का मतलब यहाँ पर जो कच्चा तेल वगैरह होता है उसकी माप तोल यहाँ पर इसमें की जाती है, ठीक है ना, इसमें की जाती है। और एक चीज़ जैसे मैं कह दूँ कि प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष एक मात्रक याद रखना है आपको, बहुत पूछा जाता है, पारसेक, ठीक है। तो आप बताएंगे हमें कि एक प्रकाश वर्ष में एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दोनों दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये दोनों दूरी का मात्रक है, पहली बात, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर एक परिभाषा भी बता दो भाई, परिभाषा भी याद रखना होता है। परिभाषा क्या होता है, एक साल के अंदर ना, एक साल के अंदर प्रकाश के द्वारा चली गई, ठीक ना, प्रकाश के द्वारा चली गई क्या होती है, दूरी होती है। एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी होती है। तो एक साल में कितना चल लेता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। ये हो जाता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है ना, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ये। अगर मैं कह दूं कि एक पारसेक बराबर क्या होता है, पारसेक भी क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक पारसेक बराबर होता है आपका 3.26, ठीक ना, प्रकाश वर्ष। एक मिनट हो जाओ, ठीक है। वो हम आपको ना प्रकाश वर्ष बता रहे हैं, ठीक है, प्रकाश वर्ष। आप यहाँ पर याद रखें कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, ठीक है। ये दोनों आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। तो ये मात्रक इसके, ये दोनों जो मात्रक हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना, दो के दोनों जो मात्रक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब याद रखें। एक चीज और दो चीजें और आ जाती हैं, जैसे कि बार बार पूछा था नॉटिकल मील क्या है और नॉट क्या है और मील क्या है, ठीक ना, इससे सवाल बनता है। तो यहाँ पर कैसे याद करोगे आप, तो चलो यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं कह दूँ एक नॉटिकल मील क्या है, नॉटिकल मील क्या है, तो आप बताएं जल्दी से। नॉटिकल मील क्या होता है ना कि नॉटिकल मील में ना समुद्र में दूरी मापा जाता है, किसमें, समुद्र में दूरी, समुद्र में दूरी, ठीक है। समुद्र में जो दूरी मापी जाती है उसमें नॉटिकल मील में। अगर मैं कह दूं कि नॉट क्या होता है, तो समुद्र की जहाज की जो दूरी होती है, जैसे अगर हम कह देना कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ओडोमीटर है, हम इतने किलोमीटर चल लिए, लेकिन जैसे कि जहाज में जो होता है ना, जो दूरी जहाज की जो दूरी मापते हैं, कौन मापता है, नाट मापता है, नाट में मापा जाता है जहाज की दूरी। ये बात मेरी ऐसे समझ लो कि मैं ओडोमीटर का भाई क्या है, नॉट है, ओडोमीटर का भाई क्या है, नॉट है। ओडोमीटर आप समझ रहे हो, ठीक, नहीं गलत बोल दिया, ये वो उपकरण है और ये उपकरण नहीं है, ये क्या होता है, ये जो है ना ये मात्रक है, वो उपकरण था, ये मात्रक है, ठीक है ना, नॉट। और हम कह दें कि भाई जल्दी से एक नॉटिकल मील बराबर कितने मीटर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर बताओ, एक नॉटिकल मील बराबर कितना हो जाता है, तो आपको बताना होगा कि एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर। दशमलव में कुछ होता है लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, 1852 मीटर होता है। लेकिन अगर कह दूं कि एक मील बराबर कितना होता है, तो आपको बताना है 1600 मीटर। अब दशमलव में थोड़ा थोड़ा आ जाता है, तो ठीक ना, तो आपको वो लेकर के नहीं चलना।
आपको ये बातें करनी है यहाँ पे, ठीक ना। एक नॉटिकल मील बराबर और एक मील बराबर आपका लगभग यहाँ पर 1600 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो नॉटिकल मील क्या होता है, मील क्या होता है, नॉट क्या होता है, तो ये आप यहाँ पर समझ चुके हैं ये सारी चीज़ें क्या होती है। अच्छा मील क्या होता है, तो मील जो है ना वो स्थल पर दूरी मापने के लिए, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, मील की बात ये करते थे, मील इतना मील, तो ये स्थल पर दूरी, ठीक है, स्थल पर दूरी जो होता है वो मील में होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आपकी हो चुकी हैं। अब इसमें कुछ और मैं भौतिक राशियाँ लेता हूँ जिनको समझना जरूरी है, उसमें मूल राशियाँ भी होंगी, व्युत्पन्न राशियाँ भी होंगी, ठीक है। जैसे अब आपको क्या क्या समझना है, यहाँ पर जो समझना है वो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले आपको बताना होगा यहाँ पर कि वेग क्या है, और उसके बाद बताना होगा चाल क्या है, उसके बाद बताना होगा त्वरण क्या है, उसके बाद बताना होगा विस्थापन क्या है। यहाँ से सिंपल वे में सवाल पूछेगा, ठीक है, इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। 4 चीजें समझना है। 5वां यहाँ पर त्वरण, चाल, वेग, ठीक है, विस्थापन, और चलो हाँ घनत्व भी समझ लेते हैं, ठीक ना, घनत्व के बारे में। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर समझो कि अगर मैं कह दूँ कि वेग क्या है, चलो वेग और एक लिख देता हूँ, वेग दूरी क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप बताएं। सबसे पहले यहाँ पर समझ लो कि दूरी क्या होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जितनी लंबाई तय की जाती है वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। भाई दूरी का मतलब सिंपल है, समझो, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जितनी लंबाई तय होती है, एक स्थान ये था A और दूसरा स्थान ये B, यहाँ से चले और यहाँ तक पहुँच गया तो ये हो गई लंबाई, और यही लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, ठीक ना। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। लेकिन ये तो दूरी हो गई। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, वेग, और यहाँ पर क्या आता है, चाल, ठीक है। तो वेग के लिए क्या परिभाषा बता सकते हैं, जल्दी से बताओ, या चाल के लिए क्या बोला जा सकता है। तो वेग के लिए समझो मेरी बात, वेग वो होता है एकांक समय के अंदर, क्या एकांक नहीं, यहाँ पर क्या लिखोगे, एकांक, दोनों में अंतर है, इस बात को यहाँ पर क्लियर कर लो। एकांक समय में जो विस्थापन होता है, वो क्या कहलाता है, सॉरी विस्थापन नहीं, ये तो वेग जो होता है ना, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है। क्योंकि इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन, यही तो अंतर है थोड़ा सा। इसमें विस्थापन तय होता है, एकांक समय में तय की गई क्या होती है, दूरी होती है, तो वो क्या होती है, चाल होती है। तो यहाँ पर चाल बराबर, यहाँ पर वेग बराबर क्या लिख सकते हो, बिल्कुल, यहाँ पर विस्थापन अपान क्या होता है, समयांतराल होता है, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा क्या हो जाता है, समय हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं त्वरण, एकांक समय के अंदर, ठीक ना, वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कह देते हैं, त्वरण कह देते हैं। तो ये एकांक का मतलब समझ रहे हो ना, एकांक समय में वेग में होने वाला परिवर्तन, वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इसका मतलब ऐसे समझ लो, आप घर से निकले और 40 किलोमीटर की रफ्तार से आप लगातार आते ही रहे, ना 50 हो रहे हैं, 40 के बाद मतलब ना 39 हो रहे हैं, ना 41 हो रहे हैं, तो वहाँ पर त्वरण आपका क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आपके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना। तो जिस रफ्तार में आप चल रहे हैं, एक ही रफ्तार में चलिए, तो वहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
इस बात को ऐसे याद रखें। तो एकांक समय में वेग में होने वाला परिवर्तन जो है वो त्वरण कहलाता है। एकांक समय का मतलब होता है 1 घंटा, 1 दिन, 1 सेकंड, 1 नैनो सेकंड, जो भी आप कह दो, बस क्या लगाना चाहिए वहाँ पर, एक। ठीक है ना। तो उस स्थिति में यहाँ पर बात होती है। बात आती है विस्थापन। विस्थापन ये कहा जाता है कि प्रारंभिक स्थिति होती है और अंतिम स्थिति के जो बीच की क्या होती है, दूरी होती है। ऐसा समझो, विस्थापन जो होता है प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल का अंतर है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो क्या होती है, न्यूनतम दूरी। यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रारंभिक बिंदु मतलब इसको समझना, और अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, तो विस्थापन। जैसे मान ऐसा समझो, जैसे मैं यहाँ से चलना शुरू किया, चलते यहाँ पर पहुँच गया, तो ये क्या है, ये दूरी है, ये जो चल रहा है ये दूरी है। लेकिन यहाँ से यहाँ के जो बीच की न्यूनतम, क्योंकि हम यहाँ से शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये विस्थापन हो जाएगा। तो अगर विस्थापन और दूरी में अंतर कह दिया जाए बताने के लिए, तो कैसे बताओगे, दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगी। इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है, दूरी हमेशा क्या होगी, विस्थापन से ज़्यादा होगी। जैसे आपने यहाँ पर समझो देखा ही है कि ये दूरी है, और जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कि एक व्यक्ति, जैसे आपने दिशा और दूरी पढ़ा होगा, उससे एक चित्र बनाए, तो एक व्यक्ति पूरब की ओर निकला और फिर वो इधर चला, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, ऐसे जाते जाते फिर यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि इसका विस्थापन ये है, ये क्या है, ये विस्थापन है, और ये जो चली जा रही है सब क्या है, दूरी है। ठीक है ना। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक है। लेकिन या न्यूनतम जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर दूरी, विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम, अधिकतम जो होती है वो दूरी होती है। क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकती है, बताइए आप मुझे। हो सकती है, इस बात को याद रखना है। विस्थापन जो हो, दूरी आपस में बराबर हो सकती है। कैसे बराबर हो सकती है, मैं यहीं से चला और यहीं तक पहुंचा, अब बताओ दूरी भी तो यही हुई, विस्थापन भी तो यही हुआ। ठीक है ना। तो दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो सकती है, इसको आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है। लेकिन कभी भी दूरी कम नहीं हो सकती है विस्थापन से, ये याद रखें। ये चीज कभी कम नहीं हो सकती है। विस्थापन हमेशा कम होगा, बराबर होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा दूरी से। ठीक है। तो आप ये भी समझ गए होंगे, विस्थापन, त्वरण, चाल और वेग। ठीक है। और इसमें लिख सकते हो वेग क्या है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये सदिश राशि है। चाल क्या होती है, अदिश राशि। इसको आप लिख लेना। एक बात और यहाँ पर, ये क्या होता है आपका, अदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है ना। आ जाते हैं यहाँ पर घनत्व क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है घनत्व। घनत्व भी समझना है, द्रव्यमान भी समझना है, भार भी समझना है। इतना समझ करके हम चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद फिर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। लेकिन इसको पहले जल्दी से आप मुझे बताएं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक ना। द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। और द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, तो ये समझ लीजिए, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो इसको मिटा करके लिख देते हैं। 3 चीजें समझनी है, जल्दी से समझते हैं। द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, भार। सबसे पहले घनत्व जो होगी वो एक अदिश राशि होगी, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पहले द्रव्यमान समझ लेना चाहिए, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक घनत्व समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान होता है आपका किसमें, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक ना। यानी कि किसी चीज का जो वजन है, क्या वो द्रव्यमान होता है, जल्दी से मुझे बताएं आप।
ठीक है। वजन, वजन जो होता है वो होता है या भार होता है? वजन। आप ऐसा समझो कि जो चीज़ें आप लेने के लिए जाते हो दुकान पर, आपने अगर 1 किलो चीनी खरीदने के लिए आप गए और आपने 1 किलो चीनी खरीदा, तो वो उसका वजन जब वो करता है, तौलता है, तो वो उसका भार नहीं होता, वो उसका वास्तव में उसका द्रव्यमान होता है। क्या तौलता है वो? 1 किलोग्राम जब तौल कर देता है तो वो द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखें। तो भार फिर क्या होता है? अच्छा, भार फिर क्या हो जाएगा? भार उस 1 किलो चीनी को उठाने के लिए लगाया जाने वाला पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लगाया जाने वाला एक बल है। भार क्या है? यह एक प्रकार का बल है। यह एक प्रकार का बल है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होता है। जो किसके विरुद्ध होता है? जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होता है। ये जो है जो पूरी जगह जगह पर बदलता रहता है, ये बदलता रहता है। आप मुझे बताएं, द्रव्यमान बदलता है क्या? नहीं। तो द्रव्यमान, चाहे एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि द्रव्यमान बदलता नहीं है। चाहे तुम चंद्रमा पर लेकर चले जाओ और चाहे किसी अन्य ग्रह पर या किसी उपग्रह पर लेकर के चले जाओ, 1 किलो चीनी लेकर के जाओगे तो वहाँ पर भी वो 1 किलोग्राम चीनी ही बताएगा। लेकिन अगर मान लो कि आपने उठाने के लिए यहाँ पर 6 न्यूटन का बल लगाया और तुम चंद्रमा पर लेकर के चले गए, तो उसे उठाने में कितना बल लगाना पड़ेगा? बताइए, कम कि ज़्यादा? क्योंकि भार जो है ना, यहाँ पर मेरी तो बात समझो, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 बल है चंद्रमा पर। मेरी बात समझना? यानी कि अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर किसी वस्तु को उठाने के लिए, पृथ्वी पर, मैं समझा देता हूँ, पृथ्वी पर किसी वस्तु को उठाने के लिए मान लो कितना बल लगाना पड़ रहा है? 12 न्यूटन का बल, ठीक ना? तो चंद्रमा पर उठाने के लिए इसे 2 न्यूटन के बल में उठ जाएगा। कितने न्यूटन के बल में? ठीक ना? तो वह वस्तु चंद्रमा पर 2 न्यूटन के बल से उठ जाएगी। 2 न्यूटन के बल से उठ जाएगी। क्या हमारी बात समझ पाए? मतलब क्या होता है? इसका 1/6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है अपनी तरफ, इस बल का 1/6 ही बल लगाता है चंद्रमा। मेरी बात समझ में आई ना? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है और हमारा द्रव्यमान अधिक है, इसलिए इसका बल ज़्यादा है। तो बल हमारी पृथ्वी का जो है वो जो है ना ज़्यादा है चंद्रमा की अपेक्षा, इसलिए हमको चीज़ों को उठाने में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। ठीक ना? और चंद्रमा का कम है, इसलिए बहुत हल्के से उठा लेंगे। ठीक है, तो ये बात आप बताओ मुझे जल्दी से कि अच्छा, भार का मात्रक क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, भार का मात्रक क्या हो जाएगा? भार का मात्रक, अभी हमने कहा बल, जब बल लग रहा है तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। मात्रक की बात कर ले इसके, तो मात्रक न्यूटन ही होगा, लेकिन इसका मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान और क्या है? एक मूल राशि है। द्रव्यमान क्या है? एक मूल राशि है। लेकिन भार क्या है? व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? तो व्युत्पन्न राशि है। तो द्रव्यमान और भार में अंतर आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? हमें जल्दी से बताओ। ठीक है, तो द्रव्यमान और भार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको जानने के लिए। ठीक है ना? अब आ जाते हैं जल्दी से हम घनत्व में। ठीक है भैया, घनत्व में तो द्रव्यमान आप समझ ही चुके हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आयतन समझा देता हूँ। आपने मैथ पढ़ा होगा तो आयतन हमेशा उसी चीज़ का निकालते हैं जो 3D होता है। जैसे माचिस की डिबिया होती है, उस माचिस की डिबिया के अंदर का जो पूरा क्षेत्र है या कमरा है ना, ये कमरा, इस कमरे के अंदर ये जो पूरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं पूरा, ठीक ना, जिसमें हम हर एक काम कर पा रहे हैं, ये पूरा क्या है? आयतन है। क्या है? आयतन है। तो आयतन हमेशा 3D की होती है, ठीक ना, और क्षेत्रफल हमेशा 2D का होता है। माचिस की डिबिया में माचिस की तिल्ली जहाँ पर पूरा फुल होता है
वो पूरा पूरा उसका क्या होता है, तो आयतन होता है। ठीक है ना, तो आयतन आप समझ गए होंगे, आयतन 3D का निकलता है, ये बात याद रखें आप। ठीक है, और द्रव्यमान बटा आयतन, तो इससे एक चीज ये समझ में आ जाता है कि जो घनत्व का मतलब ऐसे समझ लो गजिन। गजिन का मतलब क्या, अगर आयतन, देखो मेरी बात समझो, आयतन अगर निश्चित है, आयतन अगर निश्चित हो जाए तो और द्रव्यमान को धीरे धीरे क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, द्रव्यमान को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, आयतन निश्चित हो, घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी एक चीज आप जानते हो कि अगर आयतन जो है घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, लेकिन आयतन द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। ऐसे समझो, जैसे एक डब्बा ले लो, डब्बे का आयतन तो निश्चित ही है ना, अब उसमें पहले 5 कंचे आपने डाला तो उसका घनत्व कम है, लेकिन उसमें आपने 10 कंचे डाल दिए तो उसका घनत्व बढ़ गया, क्योंकि आयतन तो निश्चित था। आप समझ में आ रहा होगा। अगर हम वहां से क्या करें, उस डब्बे में से कंचे अगर निकालना शुरू कर दे तो उसका घनत्व भी कम होता जाएगा। यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान। ठीक ना, द्रव्यमान। ठीक है, क्योंकि कंचा तो द्रव्यमान हो सकता है ना, तो वो चीजें इसके साथ होती हैं। तो आप मेरे हिसाब से घनत्व भी समझ गए होंगे। ठीक ना, घनत्व भी समझ गए होंगे। तो ठीक है, कुछ ये चीजें रही हैं जो आपका मापन से संबंधित रहा है। और इसके बाद जो अगला हमारा चैप्टर होगा, हाँ थक गए, कितना बज गया, समय तो चलो थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे प्रकाश। प्रकाश जो है ना वो एक आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी 5:30 नहीं बज गया। हाँ, पानी यार कहाँ, देखो ऊपर पानी रखा होगा। पानी उसमें है, देखो ऊपर रखा होगा, यही बोतल ले लो, बोतल। चलो हम ऐसे ही कुछ बातें जल्दी जल्दी से आपसे करते हैं। अब आप बताएं प्रकाश के बारे में। सबसे पहली चीज, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या एक पदार्थ है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक ना, जो किसी वस्तु को क्या कर देती है, दृश्यमान कर देती है। मतलब वो किसी वस्तु को वो दृश्यमान करने का काम करता है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसा बोला था मैक्सवेल ने। किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था कि प्रकाश जो है एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। आप मुझे वो वहां से और सिंपल से प्रश्नों के जवाब दीजिए। जैसे मैं कह दूं कि भाई प्रकाश सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक आता है तो कितने समय में आ जाता है? 8 सेकंड। चलो बोलो, अब कितने समय में आ जाता है? 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 18 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। आप जो भी आंसर दें, इन तीनों के तीनों आंसर सही है भाई। हाँ नहीं, हाँ अगर तीनों आता है तो फिर अलग बात है, तब सोचा जाएगा। लेकिन आपको आंसर क्या रखना है? तीनों। 8 मिनट 18 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड और 8 मिनट 16 सेकेंड। इसके सभी आंसर सही हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय, क्योंकि और सूर्य से और पृथ्वी के बीच की लगभग दूरी 15 कितना है? दूरी बताओ कितना है, जल्दी बताओ। 15 लाख किलोमीटर है या 15 करोड़ किलोमीटर है? जल्दी बताओ। हाँ सही बताया आपने, क्या है? 15 लाख। सही नहीं बताया है। तो जो दूरी है ना भैया, दूरी वो आप बताओगे 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर। लाख नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर है। तो दूरी बहुत ज्यादा है। हाँ, काट हो गया। अरे
चलो तो जल्दी से यहाँ पर अब आप प्रकाश के बारे में समझें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम कहते हैं लाइट। बतियाओ नहीं और थोड़ी देर सुन लो, ठीक है ना। प्रकाश के बारे में कुछ बातें आप जल्दी जल्दी से सुने। यह एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। यह वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। किसके अनुसार? मैक्सवेल के अनुसार, ठीक ना। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को दृश्यमान कर देती है। जो वस्तु को दृश्यमान कर देती है, ठीक है ना। उसके बाद प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसमें? निर्वात में कि वायु में? निर्वात में। और अगर कह दे कि वायु में, तो भैया आप ना लगभग थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आपको यही याद रखना है कि निर्वात भी कह देता हूँ और वायु, ठीक है। अच्छा, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। और बात बताओ, अगर आवश्यकता नहीं होती है तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और देखिए, प्रकाश की चाल आपने देख लिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन अगर कह दूं कि जल में चाल कितनी होती है? जल में चाल वायु में, तो वायु में हो चुका है। अगर कह दूं कांच में, ध्यान दो, इधर उधर नहीं कुछ। कांच में चाल कितनी होती है? जल में जो चाल होती है वो होती है भैया, हाँ, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इसका मतलब होता है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप ये जान लो कि दुनिया में अभी तक इससे ज़्यादा स्पीड की कोई चीज़ नहीं है। खटर पटर क्या कर रहा? समझ रहे हो मेरी बात? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली चीज़ दुनिया में कोई आई क्या? नहीं आई है। अगर कोई उपकरण इतनी तेजी से चलने वाला आ जाएगा तो हम सूर्य की सतह पर भी उतर जाएंगे। कहाँ पर? सूर्य की सतह पर। तो सूर्य की सतह पर उतरने के लिए इतनी तेजी की रफ्तार से चलने वाली कोई चीज हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कांच में कितनी होती है? बस 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। और चलो नेक्स्ट चीज यहाँ पर देखते हैं। नायलॉन में बताओ, नायलॉन में क्या होता है? नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? नायलॉन, ठीक है। नायलॉन देख रखे हो नहीं देख रखे हो? सुबह सुबह ब्रश करके आते हो नायलॉन से, ठीक ना। हाँ, तो नायलॉन में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होती है। नायलॉन की खोज किसने की थी? नायलॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? कौन से देश के द्वारा और कब किया गया था? तो इसका जो है ना किया गया था न्यूयॉर्क और लंदन के द्वारा। बिल्कुल, तो न्यूयॉर्क प्लस
ठीक है, कब किया था? तो 1935 में। खोज कब की गई थी? 1935 में नायलॉन की खोज की गई थी। और नायलॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊन तंतु। क्या कहते हैं? ऊन तंतु। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? इसे ऊन तंतु कहा जाता है। 1935 में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आपको पता होगा हमारे देश का संविधान जो बना है वो सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का ही रहा है, पता होगा ना? हाँ, और 1935 का भारत शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा लिया गया है और हमारे संविधान में वही चीज़ें रखी गई हैं। तो और उसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में हमारे देश से क्या लागू हो गया था? बर्मा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पर प्रकाश के बारे में कुछ बातें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। ये आपने देख लिया प्रकाश की चाल। अच्छा, जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल से संबंधित सिद्धांत क्या समझ लेते हैं? प्रकाश का सिद्धांत। सिद्धांत यहाँ पर अगर प्रकाश से संबंधित सिद्धांत किस किसने दिया है तो आपको पता होगा कि एक सिद्धांत दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। ठीक ना, आइंस्टीन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है और न्यूटन ने भी एक सिद्धांत दिया है और हाइगेंस ने भी एक सिद्धांत दिया है। हाइगेंस और न्यूटन ने क्या बोला है? तो हाइगेंस ने ये कहा है कि प्रकाश की जो है प्रकाश की तरंग का सिद्धांत, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक ना, हाइगेंस ने दिया है। न्यूटन ने क्या सिद्धांत दिया है? तो न्यूटन ने दिया है या वो तो बोला ही था उन्होंने, उनके सिद्धांत का नाम क्या है? फोटॉन सिद्धांत। चलो यहाँ पर एक समस्या भी बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर देख लो, आइंस्टीन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है? तो फोटॉन सिद्धांत। इन्होंने फोटॉन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या है? फोटॉन का सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था? हाइगेंस ने इन्होंने कहा था कि जो प्रकाश जो है ना वो बंडलों के रूप में फूटता है और उसी से आगे बढ़ता हुआ जाता है। ठीक ना, तो हाइगेंस ने ये बात बोली थी। फोटॉन का सिद्धांत किसने दिया था? इन्होंने दिया था। और न्यूटन ने प्रकाश की कणिका का सिद्धांत दिया है। प्रकाश के कणिका का सिद्धांत। और इसके पहले आपने देख ही लिया है कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये किसने बोला था? तो मैक्सवेल ने बोला है। किसने बोला है? मैक्सवेल ने बोला है कि प्रकाश एक जो है चुंबकीय तरंग है। तो आप ये बताओ जल्दी से कि प्रकाश जो है जो वहां से चलता है तो तरंगों के रूप में आता है या कणों के रूप में? कंफर्म नहीं है भैया, ये दोनों याद रखना है आपको। किसी ने कोई 100% प्रूव आज तक नहीं कर पाया। ठीक है, कि दोनों, यहाँ पर दोनों ये डबल नेचर का है। प्रकाश क्या होता है? डबल प्रकृति का है। प्रकाश लिख सकते हो आप, प्रकाश डबल प्रकृति का है। डबल प्रकृति का मतलब क्या है? ठीक ना, डबल प्रकृति का मतलब यहाँ पर ये है कि तरंगों के रूप में, दूसरा है कणों के रूप में। प्रकाश की तरंगे, जो प्रकाश में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश की तरंगे कैसी होती हैं? तो अनुप्रस्थ। लेकिन जो ध्वनि तरंगे होती हैं कैसी होती हैं? इसी का विपरीत, अनुदैर्ध्य। ठीक ना, कैसी हो जाती हैं? अनुदैर्ध्य। तो चलो ये कुछ बातें अब जो समझने जा रहे हैं वो और इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है इसमें ये मैं बताता हूँ पहले। जैसे आपको क्या पढ़ना है? परावर्तन क्या होता है?
परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं कि परावर्तन क्या है, दूसरा अपवर्तन क्या है, तीसरा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, खूब सवाल आते हैं यहाँ से। तीसरा यहाँ पर विवर्तन क्या होता है, विवर्तन, ठीक ना। तीसरा, चौथा हो चुका है। पांचवा व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण, ठीक है। तो चलो बस इतना समझते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं। इनमें क्या क्या है, इनकी परिभाषा आपको पढ़नी है और उसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे परावर्तन क्या है। परावर्तन प्रकाश का किसी वस्तु से टकराना और टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाना। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराना, टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। बस इतना याद रखना है, कुछ नहीं। देखो जैसे ये मान लो दीवार है, प्रकाश आया, प्रकाश यहाँ से टकराकर वापस हो गया, ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाश का किसी वस्तु में टकराकर, इसका ध्यान नहीं देता हूँ, प्रकाश किसी वस्तु में टकराकर, किसी वस्तु में टकराकर जब उसी माध्यम में वापस हो जाता है, वापस हो जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं, तो उसे परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर उदाहरण आपसे पूछता है, ठीक ना। तो परावर्तन कहाँ कहाँ पर होता है, तो परावर्तन होता है भैया, ठीक है, जिसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में होता है। स्टेथोस्कोप का मतलब क्या, आला। इसकी खोज पूछ लेता है कभी कभी। इसकी खोज किसने की थी, तो रेने लैनी ने किया था। रेने लैनी ने, ठीक ना। रेने लैनी कहाँ के थे ये, तो ये कहाँ के थे, तो ये स्वीडन के, कहाँ के, स्वीडन, ठीक ना। स्वीडन के कौन थे, और अल्फ्रेड नोबेल भी यहीं के थे। अल्फ्रेड नोबेल भी यहीं के थे, ठीक है। और अभी मैंने आपको अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां आपको हमने दे ही दिया है, ठीक है ना। कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है, इसकी नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो हमारे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हाँ, कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में। पहले की शुरुआत में कितने में था, 5 में। तो छठा सब्जेक्ट कौन जोड़ा गया, अर्थशास्त्र जोड़ा गया, बिल्कुल ठीक है। तो स्वीडन हो गया, ये बात यहाँ पर याद रखें आप, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है, दूसरा होता है जो हम प्रतिबिंब यानी दर्पण जो देखते हैं, क्या, तो यहाँ पर देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का जो बनना होता है भैया, ठीक ना। जैसे प्रतिबिंब का मतलब आप जब दर्पण अपना देखते हो शीशे में, तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है शीशे में, वो किसका उदाहरण होता है, आपका परावर्तन का होता है। किसका होता है, परावर्तन का होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पर, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, बहुत पहले से आप पढ़ते हुए आए हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन में, जितना मैंने लिखा हुआ है उतना तो पूरा पूरा पढ़ना है। अपवर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग
तो आपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अब ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि ये है और यहाँ पर मान लो कि ये पानी है, ऐसे ये पानी है। अब यहाँ से जब प्रकाश आएगा, ये मान लो क्या है, वायु है यहाँ पर, तो एक माध्यम है, ये आपका कैसा माध्यम होगा, विरल, और ये कैसा माध्यम होगा, सघन। तो जैसे प्रकाश यहाँ से आएगा, आने के बाद जब तल से टकराएगा तो ये होता है लंबवत, यहाँ पर ऐसे टकराएगा, तो जब ये क्या हो जाएगा, तो ये थोड़ा पास आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पास। इसका मतलब एक बात याद रखना, जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर, ये बीच वाला क्या होता है, इसे कहते हैं अभिलंब, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। प्रकाश जब सरल माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। लेकिन यही सेम कंडीशन क्या हो जाती है, जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाता है। ठीक है ना, इसका विपरीत हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बातें इतनी याद रखना। यहाँ से क्या प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न आता है कि उदाहरण बताइए। यहाँ से प्रश्न आता है कि उदाहरण बताइए। तो ऐसे उदाहरण के लिए ऐसे याद रखो कि जो है बाल्टी में डूबा हुआ सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पानी में डूबा हुआ सिक्का, पानी में डूबा हुआ सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगर दूसरा, ये तो हो गया पहला, दूसरा क्या बोलोगे बताओ। दूसरा क्या होता है कि जब किसी बाल्टी में अगर हम छड़ को डुबा दें तो तिरछी दिखाई देना। ठीक ना, तो पानी में डूबी हुई छड़ का तिरछी दिखाई देना। ठीक ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो पानी में डूबी हुई छड़ का तिरछा दिखाई देना, तिरछा दिखाई देना। ठीक है, ये इसके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल होते हैं। और एग्जाम्पल बताइए। तीसरी चीज, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अग्निवीर वालों के लिए। ठीक है ना, ये समझ लो कि आप आज यहाँ से कम फिजिक्स से 2 नंबर इसी एक क्लास से पाएंगे आप। ठीक है ना, अगर मैं इसे पूरा कर दिया तो आप यहाँ से 2 नंबर फिजिक्स से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको फिजिक्स से कितने क्वेश्चन लेने हैं, फिजिक्स से 5 लेना है, तो 2 इस क्लास से, 2 अन्य क्लास से, हाँ, एक छोड़ करके आना है। तो तारों का टिमटिमाना, पानी में डूबी हुई छड़ का तिरछा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना। क्या वास्तव में तारे टिमटिमाते हैं? आप मुझे जल्दी से बताओ, जो दिख रहे होते हैं तारे, जो दिख रहे होते हैं आपको, चलो आप हमारे सवालों का जल्दी से जवाब दें। यहाँ पे जो तारे दिखाई देते हैं, क्या सूर्य से बड़े हैं छोटे? सूर्य से छोटे हैं बड़े? आज तक आपने कितने सूर्य देखे? समझो, ये सारी चीजें समझो। ये आपने जो है ना करोड़ों सूर्य देखे हैं, करोड़ों। अरे भैया, आज रात में उठकर देखना, ऊपर तारे दिखाई देंगे। तारा, तुम्हारा सूर्य भी एक तारा है, लेकिन वो पृथ्वी के नजदीक है, इसलिए तुम्हें बड़ा दिखाई देता है। बाकी जितने तरई कहते हो जो तारा है, वो सभी क्या है? सभी के सभी सूर्य हैं।
जैसे चमक हर चीज से तारा का लग जाता आप ये समझो वो इतनी दूर है बेटा ना, इतनी दूर है वो कि मतलब ये जितना सूर्य है ना इसका कई लाख गुना दूर है। तो यहाँ ये बहुत दूर है तारे, तब आपको ये छोटी छोटी सी दिखाई देती हैं। आप मुझे बताओ कि जैसे क्या हो जाए कि अंधेरी रात हो और एक टार्च आपके सामने जलाई जाए तो बड़ी सी दिखाई देगी, लेकिन अगर बहुत दूर पर जला दे तो क्या हो जाएगा, छोटी सी दिखाई देगी ना। तो अब बहुत तो ऐसे ही है ये, समझो। आज तुम लोग तारा समझो, तारा के पास क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है। ग्रह के पास क्या खुद का प्रकाश होता है, उपग्रह के पास खुद का प्रकाश होता है। तो ना तो ग्रह के पास ना तो उपग्रह के पास, कुछ ग्रह भी चमकते हैं, चमकते हैं। तो कुछ ग्रह भी चमकते हैं, लेकिन उन ग्रहों की खुद की ऊर्जा नहीं है। ग्रह और तारों में यही अंतर है कि तारों के पास खुद की ऊर्जा होती है और ग्रह किसी की ऊर्जा लेकर के देते हैं, बाद में तो चमकते हैं। जैसे चंद्रमा के पास भी खुद का ऊर्जा नहीं है, वो दिन भर क्या करता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है और रात को कुछ कुछ दे देता है। समझ गया ना। तो समझो यहाँ पे आज समझ लेना, तराई है या सूर्य है। हाँ ये समझो। आप कहोगे फिर सर ये बताओ कि जो तराई दिखाई देती है क्या आसमान उसके ऊपर है या उसके नीचे है? आप बोलो जल्दी से इसका आंसर। भाई हमारे ऊपर एक छत है ना, और उस छत के नीचे तारे वारे सब दिखाई दे रहे हैं, तो वो छत जो है ये उस तारा के नीचे है या ऊपर है? कोई छत है कि नहीं है, जहाँ पर कहते हैं ना कि मतलब पाताल लोक में। बताओ भैया, आप समझो ऐसी कोई छतनुमा चीज इसके ऊपर नहीं है। समझ रहे हो ना, ये तुम समझ रहे होगे कि कोई छतनुमा चीज होगी, जैसे ये दिखाई दे रही है वैसे वो भी होगी आसमान। तो आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है, परंतु है नहीं, है कैसा, वो काला है। ठीक ना। प्रकाश कैसा होता है, अगर अंधेरा हो जाए तो भी क्या दिखाई देगा बताओ, सब काला काला दिखाई देगा। तो वैसे ही, लेकिन ये कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसकी वजह से तुम्हें नीला पीला काला ये सब दिखाई देता है आसमान, तो उसे यहाँ पर समझेंगे। चलो, तो आपने यहाँ पर समझ लिया है कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन के बाद में समझाऊंगा विवर्तन। चलो बस कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और देख लो जल्दी से। एक है यहाँ पर विवर्तन। हाँ बस जल्दी छुट्टी कर रहे हैं। विवर्तन क्या है, तो विवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का किसी वस्तु से टकराना। आया प्रकाश, ये हाथ हमारे वस्तु है, वस्तु है कि नहीं है, और ये टकराया ऐसे मुड़ गया। अभी प्रकाश बिना जाएगा जरूरी है, लेकिन जा करके फिर मिल गया ऐसे। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराना, टकरा के मुड़कर आगे बढ़ जाना क्या है, विवर्तन है। इसका उदाहरण पूछता है आपसे। क्या पूछता है, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण। उदाहरण में क्या होता है इसका, कहता है जो परछाई बनती है, क्या तो परछाई बनती है, वो किसका एग्जाम्पल है। आप जब यहाँ पर देखो, प्रकाश के अंदर वो क्षमता नहीं है कि हमारे शरीर को भेद कर निकल जाए। अगर प्रकाश के अंदर ये क्षमता होती और वो हमको भेद कर निकल जाती तो क्या परछाई बन पाती, नहीं बन पाती। इस बात को आप याद रखें, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण क्या है आपका, परछाई। उदाहरण पूछता है, बाकी परिभाषा भी हमने बता दिया। किसी उदाहरण में क्या हो जाएगा, किसी वस्तु से टकराना और टकरा कर, ठीक ना, टकरा कर टकराने के बाद मुड़ जाना और मुड़ के आगे निकल जाना क्या कहलाता है आपका, विवर्तन होता है। बस इतना याद रखना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ लो फिर, ठीक ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखो, पूर्ण आंतरिक में बस इतना अंतर होता है, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराना और टकरा कर 90 डिग्री पर
90 डिग्री। जैसे ये वस्तु को टकराया और इसके बीच कितने डिग्री का कोण बन जाए? 90 डिग्री का। प्रकाश का देखो, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराना और टकराकर 90 डिग्री पर मुड़ जाना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब 90 डिग्री थोड़ा आप बना लो यार, 90 डिग्री समझ लो। ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, बनेगा। मतलब मेरी बात समझो आप, ये 90 डिग्री जैसे कि क्या होता है, कोई ऐसी चीज है ऐसे कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। वैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो ऐसे आकर के ऐसे जाएगी, तो आप समझे ऐसे आकर के ऐसे जाएगी, कुल मिला करके वो 90 डिग्री बनेगा। आप इतना याद रखें, ठीक है। जब बनेगा कि वो क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और उसके बाद इसके एग्जाम्पल याद रखना है जो आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। तो जैसे कि मृग मरीचिका, नाम सुना ना, का चमकना, अगर तुम कहीं कभी राजस्थान तो गए नहीं होंगे, लेकिन राजस्थान का नज़ारा कुछ समय के बाद गोमती नदी में मिलेगा। चले जाना और गोमती नदी में एक किनारे पर खड़े हो जाना और दूसरे किनारे पर देखने का प्रयास करना, ठीक ना। तो जब उसमें पूरा रेत ही रेत होगी तो आपको लगेगा कि मतलब पानी आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी दिखाई नहीं देता। और पानी नहीं होता जब नदियाँ सूख जाती हैं, तो उस समय देखो। तो दूसरा, अगर ये कह दिया जाए सड़क पर पानी होने का भ्रम होना, सड़क पर पानी होने का भ्रम होना, कुछ समय के बाद, जैसे अब आ रहा ना अप्रैल, अब देखना तुम, समय आ गया है, सड़क पर क्या होगा, एक जगह खड़े रहोगे, दूसरे किनारे कुछ दूर पर लगेगा अरे बहुत अच्छा मौसम दिखा, लगेगा बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक ना। वहाँ पर लगेगा पानी भरा हुआ है, परंतु पानी नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तीसरी चीज होता है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। बताओ मुझे आप, क्या हीरे का चमकना, ठीक ना। चिटके या दरार ऐसे समझ सकते हो कि जो शीशा होता है अगर वो चिटक जाए और उस पर प्रकाश पड़े, ठीक ना, तो उस पर भी क्या होता है, ऐसी चमक उत्पन्न हो जाती है। और जो चमक उत्पन्न होती है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और ये समझो कि जो DDH होता है, DDH मशीन जो होती है और छतरी के बीच में एक वायर लगा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है। वो क्या होती है? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल। चौथी चीज यहाँ पर लिख लो, फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है, ठीक है ना, फाइबर ऑप्टिकल केबल। उसके अंदर भी जो प्रकाश चलता है वो ना, उसमें भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और उसी चारों बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो और भी कुछ एग्जांपल आप बता सकते हो, जैसे अच्छा आप मुझे बताएं कि आपको एक चीज़ पता होगा, आप जल्दी से ये बताएं कि जैसे कि हम ये जानते हैं कि जब हम काला कपड़ा पहनते हैं तो वो ऊष्मा का अवशोषक होता है और क्या करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जूता तो लोग हमेशा गर्मियों के मौसम में ही काला जूता पहनते हैं, परंतु उनको गर्मी का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी जो सतह है ना, सतह वो चिकनी है। अगर कोई भी काली वस्तु हो और उसकी सतह चिकनी हो तो वहां से क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जूते के अंदर प्रकाश नहीं प्रवेश कर पाता, जिसकी वजह से गर्मी नहीं लगती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए चिकनी सतह होना जरूरी है। कैसी सतह? चिकनी होनी चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए चिकनी सतह हो जानी चाहिए। और चिकनी सतह कैसी हो? अगर वो चाहे काली हो या सफेद हो, ठीक ना, वहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जैसे बर्फ का चमकना, क्या? बर्फ का चमकना। तो बर्फ भी कैसी होती है? सफेद कलर की होती है। और वो भी क्या होती है? तो बर्फ भी क्या होती है? चमकती है, ठीक है ना। अगर उसे धूप में रख दिया जाए तो उस पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक ना। तो बर्फ का चमकना। चलो तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया है।
और इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना? हाँ चलो बता दो। 2 घंटा अच्छा चलो ठीक है, व्यतिकरण